हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता एंड वेलकम टू स्टडी विद अनुराग। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश की उस महान शख्सियत की जिसके हम सदा कर्जदार रहेंगे, क्योंकि उनके योगदान को नकारा या भुलाया नहीं जा सकता। आज उन्हीं की बदौलत एज अ वुमेन मुझे और समाज के या देश के हर नारी को अधिकार मिला है अपनी बातों को सबके समक्ष रखने का, हक मिला है इज्जत से जीने का। तो उन्होंने सिर्फ एक संप्रदाय का नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को समानता का अधिकार देकर आत्मनिर्भरता प्रदान की है। इसलिए उनके बारे में जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबको ज़रूर उनके बारे में पता होना चाहिए और महिलाओं को तो उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अगर आज सर उठाकर जीने का अधिकार मिला है तो सिर्फ एक इस महान व्यक्ति के वजह से ही, वरना देवी देवताओं की पूजा तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, पर समाज बदला इन महापुरुषों की बदौलत ही। तो चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने ड्राइंग भी बनाया है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। आज इनकी 14 अप्रैल है, आज इनका जन्म दिवस है, इसीलिए ये वीडियो इनको समर्पित है। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, भारत निर्माता, संविधान निर्माता, ज्ञान के प्रतीक, समाज सुधारक, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के भाग्य विधाता। अगर मैं इन्हें कहूँ तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। ये सब कुछ इन्होंने बखूबी किया है समाज के लिए, इसलिए आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और निधन इनका हुआ था 6 दिसंबर 1956 में, दिल्ली में हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करें तो वो महू मध्य प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र के उस टाइम पे वो सेंट्रल प्रोविंस में आता था, वहाँ इनका जन्म हुआ एक गांव में। और इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नियां थी 2, और जो कि पहली पत्नी इनकी रमाबाई थी, जिनसे इनकी शादी 1906 में हुई थी। उनकी मृत्यु 1935 में हो चुकी थी। और उसके बाद इनकी सेकंड पत्नी, जो कि इन्होंने काफ़ी एज के बाद की, काफ़ी टाइम बाद किया था, वो थी सविताबाई अम्बेडकर, जो कि एक ब्राह्मण महिला थी। उनसे इनकी शादी 1948 में हुई थी। अगर इनके बारे में और जाने तो ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, जो कि एक महार जाति में, जो कि उस टाइम पे अछूत मानी जाती थी, उसमें जन्मे थे। पिताजी का नाम इनके रामजी था, रामजी सकपाल था, और माताजी भीमाबाई थी। अब आप इनके नाम का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं, क्योंकि इनके नाम में इनके पिताजी और इनके माताजी और इनके गुरु, उनका नाम भी शामिल है। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु ब्राह्मण थे, जिनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। इन्होंने ही अम्बेडकर जी को अपना नाम, अपना सरनेम दिया था, ताकि इनको एडमिशन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वो जान चुके थे, समझ चुके थे कि यही वो बच्चा है जिसके अंदर इतनी प्रतिभा है, जो अपने समाज को सुधार सकता है। उसके बाद इनके अगर पूर्वजों की बात की जाए तो इनके जो पूर्वज थे BEIC में कार्यरत थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे इनके पूर्वज। और इनके पिता भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। फिर वो रिटायर हुए थे 1894 में। रिटायरमेंट के बाद वो ये सतारा में बसे और वहीं पे इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनके गांव का नाम अम्बा वादेकर था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से ही हुई थी, जिसमें कि ज़्यादा परेशानी नहीं आई, क्योंकि इनके जो पिता और दादा ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। उन दिनों सरकार ने सुनिश्चित किया कि सेना के सारे कर्मचारी और उनके बच्चे शिक्षित किए जाए और इसके लिए विशेष विद्यालय चलाया जाए। इस विशेष विद्यालय के कारण भीमराव की अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो गई, अन्यथा अपनी जाति के कारण वो इससे वंचित रह जाते। भीमराव ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। इनके पिता सेवानिवृत्त होने के बाद सतारा में महाराष्ट्र में बस गए। भीमराव का स्थानीय विद्यालय में दाखिला हुआ। यहाँ उन्हें कक्षा में एक कोने में फर्श पर बैठना पड़ता था और अध्यापक उनकी कॉपियों को छूते तक नहीं थे।
इन कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूर्ण सफलता के साथ 1908 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की शिक्षा की बात करें तो 1912 में एल्फिंस्टन विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र में स्नातक की। 1913 में इनके पिता का निधन हो गया और इसी साल बड़ौदा की महाराजा से उन्हें छात्रवृत्ति मिली और पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। जुलाई 1913 में ये न्यूयॉर्क पहुँचे। भीमराव के उनके जीवन में प्रथम बार महार होने की वजह से नीचा नहीं देखना पड़ा। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से पढ़ाई में लगा दिया और फिर 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी की पढ़ाई की, पीएचडी पूरी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से एमएससी और डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई की। बैरिस्टर की पढ़ाई की इन्होंने क्रेयन्स इन से। और फिर अगर इनके कैरियर की बात करें तो राजनीतिक सचिव रहे। अगर इनके कैरियर की बात करें तो बड़ौदा महाराज ने अंबेडकर को राजनीतिक सचिव के रूप में नियुक्त किया, पर कोई भी उनके आदेशों को नहीं मानता था क्योंकि वो महार थे। भीमराव 1924 को बम्बई लौट गए। कोल्हापुर के साहूजी महाराज की सहायता से उन्होंने 31 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया जिसका नाम था मूक नायक। उसको प्रारंभ किया। महाराज ने भी अछूत की कई बैठकों और सम्मेलनों में संचालित किया जिसे भीमराव ने संबोधित किया था। सितंबर 1920 में पर्याप्त धनराशि जमा करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गए और वहां जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई जारी रखी। सितंबर 1920 में पढ़ाई पूरी की, लंदन गए और वकालत की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद लंदन में अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के पश्चात अंबेडकर जी भारत लौटे और जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ठीक है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दलितों का उत्थान करके भारतीय समाज में दूसरे वर्गों के समकक्ष लाना था। उद्देश्य इसका ये था। उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक टंकी से पानी निकालने का अधिकार देने के लिए बम्बई के पास कोलाबा में 14 टैंक पर महद मार्च का नेतृत्व किया और सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई थी, ठीक है। अगर हम इनके ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेटिंग फॉर अ वीज़ा और 1946 में इन्होंने एक बुक लिखी हु वर द शूद्रास, कि भारत में जो शूद्र हैं वो हैं कौन, उनके बारे में लिखी इन्होंने कई बुक्स लिखी लेकिन जो मेन बुक्स हैं वो ये हैं। अगर इनका संविधान में योगदान की बात करें तो इनको संविधान का जनक और जननी के.वी. राव जी ने जननी तक कहा है। तो जो कि इन्होंने स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से पहले चुनाव लड़े गए थे संविधान निर्माण के लिए। तो पहला चुनाव इन्होंने बम्बई से लड़ा था जो कि ये हारे थे और उसके बाद इन्होंने उस टाइम के बंगाल यानी कि बांग्लादेश से चुनाव लड़ा था जो कि एक मुस्लिम लीग की सरकार के कारण वहाँ से ये जीते थे। बांग्लादेश से जीतने के बाद भी लेकिन स्वतंत्र भारत, जब भारत का विभाजन हो गया तो बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से में। उसके बाद वो सीट इनकी चली गई और फिर इनको दोबारा से B.N. राव जी के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा बीजी खेर जो कि उस टाइम पे PM थे और उनके कहने पर M.R. जयकर का इस्तीफ़ा लिया गया और अंबेडकर जी को वहाँ की सीट से सदस्य बनाया गया। क्योंकि संविधान सभा का कोई औचित्य नहीं रह जाता, उनको ये सब शायद पता था, इसलिए उन्होंने यहाँ ये सीट अरेंज की और इन्हें ये सीट मिली ताकि ये संविधान सभा के मेंबर बन सके और संविधान में अपना योगदान दे सके। तो इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम आगे बात करें इनके योगदान के बारे में तो ये
प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। 29 अगस्त 1947 को जो 7 सदस्यीय की कमेटी थी उनके मुख्य सचिव के रूप में इन्हें चुना गया। और इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो BR अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और 1986 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। और पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 में गांधी जी और इनके बीच हुआ था। और साइमन कमीशन का सहयोग करने वाले ये भारतीय थे। उन नेताओं में से यही एक नेता ऐसे थे जिन्होंने साइमन कमीशन का सहयोग किया था। अब इसमें कई लोगों को ये विरोध होगा इनसे कि इन्होंने साइमन कमीशन का सहयोग क्यों किया, तो वो इनकी दृष्टिकोण से शायद वो ठीक होंगे अपनी जगह, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो कि भारत में अछूतों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, शायद इसलिए। उसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से भी असहमत थे और लोकसभा का चुनाव ये हारे थे, पर राज्यसभा से ये MP बने। और पहले लॉज एंड जस्टिस मिनिस्टर भी इनको ही माना जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको और ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।